गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के नाम से भी हम डिनोट करते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। और इस चैप्टर को हम डिफरेंट वेरियस पार्ट्स में कट करेंगे और उसके बाद में आपकी जो वीडियोस होंगी उन्हें अपलोड करूंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी एक हेल्प हो जाएगी ताकि आप एक चैप्टर घर बैठे हुए विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब या उसके माध्यम से आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में हमारे संग बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें हम स्कूल्स की वजह से काफी सारे टॉपिक्स लैग कर देते हैं, समझ में नहीं आते। तो एक वीडियो कांस्टेंट व्यू होगा जिसमें आप पूरा चैप्टर थ्रू आउट दिस वीडियो समझ पाएंगे अच्छे से। ये मेरी होप है कि आप सभी अच्छे से चैप्टर समझ पाएं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सबके संग शेयर करिए, अपने सारे क्लासमेट्स के संग शेयर करिए ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। उनको भी जो चीज़ आपको मिल रही है अच्छी उनको भी मिलनी चाहिए। और मेरे चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही और आगे की चैप्टर्स और रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं अपलोड करती रहा करूंगी अब। वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो टाइटल है उसको समझेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ऐसा यूनिट जिंदगी का, एक ऐसा यूनिट लाइफ का जिसके ऊपर सारी की सारी लाइफ ही आश्रित है, बेस्ड है, उसको हम सेल कहते हैं। हम धीरे धीरे आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली सेल। इस स्लाइड में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज सेल। सबसे पहले, इट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि जितनी भी हमारे बॉडी जितना भी हमारी बॉडी बनी हुई रहती है वो सारा काम इनकी मदद से करती है। बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल ही होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट में ये जानेंगे कि हम इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कहते हैं। because it is known as structural and functional unit because the whole body is made up of cell। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है हमारी बॉडी को, अगर सेल होते ही नहीं तो बॉडी का स्ट्रक्चर ही क्या होता। तो इसीलिए ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है सेल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। वहीं पे जितने भी बेसिक फंक्शन स्टार्ट होते हैं, सारे काम स्टार्ट होते हैं, वो एक सेल से ही होते हैं। इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब इसे हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, जिसमें राइट टू स्पीच, राइट टू थिंक, इस तरीके के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जितने भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल, वो बहुत सारे होते हैं। जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, हम कुछ भी कह सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है, पर हमें अपने दायरे मेंटेन करते हुए उसके बाद ही बोलना चाहिए। उसी की तरह ही हमारा सेल होता है, वो सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। एक सेल जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करते हैं हमारे कंट्री के, उसी तरीके से एक सेल भी फंडामेंटल यूनिट इसीलिए कहलाया जाता है क्योंकि वो सेल के अंदर के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। जितने भी सेल डिस्कवरी में साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, द साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द सेल डिस्कवरी, अब हम उन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिस्कवरी में अपना योगदान दिया था वो थे रॉबर्ट हुक। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये रॉबर्ट हुक है। ये दिस वेरी ओल्ड मैन जो आपकी स्क्रीन पे इसकी फोटो दिख रही होगी, ये रॉबर्ट हुक थे। अब रॉबर्ट हुक ने किया क्या था आखिर? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला काम किया था, उन्होंने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और उसको दिया था नाम उसका, जिसे हम आज सेल के नाम से जानते हैं। अब उन्होंने कहाँ डिस्कवर किया था ये सेल? उन्होंने ये सेल डिस्कवर किया था इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब कॉर्क कहाँ पाया जाता है बच्चों? स्टेम, जो प्लांट की स्टेम होती है उसमें कॉर्क टिश्यू होता है, एक कॉर्क पार्ट होता है। तो उसकी एक पतली स्लाइस में उन्होंने पहला सेल डिस्कवर किया था और उसको नाम भी दिया था 1665 में। उसने ये एक काम चलाओ माइक्रोस्कोप में जो उन्होंने खुद बनाया था, सेल्फ डिजाइन था, अपने आप बनाया था, उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है?
माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम बहुत छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं. अब जाहिर सी बात है, सेल बहुत ज्यादा छोटा होता है, एक माइक्रो चीज है वो, तो इसीलिए उसने ये सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था सबसे पहले. उसके बाद जितना भी उसने सेल के ऊपर काम किया, उसकी डिस्कवरी की, उसके बारे में जितना भी जाना, उसने वो अपनी एक बुक थी जिसको माइक्रोग्राफिया के नाम से जाना जाता है, उस बुक में पब्लिश कर दिया 1665 में. जो भी उसने डिस्कवरी करी वो सब उसमें लिख दिया और उसको बुक को पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया के नाम से 1665 में. तो ये थे रॉबर्ट हुक, इनके बारे में हमने इस स्लाइड में जान लिया. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, जो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. अब एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक की इमेज आप देख सकते हैं. ही वाज आल्सो अ वेरी स्मार्ट कर्ली विद कर्ली हेयर्स जेंटलमैन. तो आप अपनी स्क्रीन पे इनकी इमेज देख पा रहे हैं. इमेज देखना बहुत जरूरी है, कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाता है बच्चों. दैट्स व्हाई ये थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक या एवी ल्यूवेनहुक. इनके बहुत सारे काम थे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. सबसे पहले ये एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे. माइक्रोस्कोपिस्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक रखने वाले साइंटिस्ट. वहीं पे ये जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था, फ्री लिविंग सेल. अब जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल नहीं था, तो इसीलिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया, मतलब तालाब के पानी में डिस्कवर किया 1674 में. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे और भी सेल डिस्कवर किए, जैसे स्पर्म सेल्स को, जो मेल सेक्स सेल होता है, जो ह्यूमन मेल सेक्स सेल होता है, ह्यूमंस के, डॉग्स के, रैबिट्स के, फ्रॉग्स के, इन सब के स्पर्म सेल्स को उन्होंने डिस्कवर किया 1678 में. उसके बाद इनका जो एक ड्रॉबैक थी वो यही थी कि ये सेल को तो देख पाए, ये सेल को डिस्कवर भी कर पाए, पर ये सेल के अंदर की चीजों को पता नहीं लग पाए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं लगा पाए. ये इनकी एक ड्रॉबैक थी. तो दिस वाज ऑल अबाउट एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. यहाँ तक हमने एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में पढ़ लिया. अब इनके बाद एक साइंटिस्ट आते थे जो थे रॉबर्ट ब्राउन. अब अपनी स्क्रीन पे रॉबर्ट ब्राउन की इमेज देख पा रहे होंगे. रॉबर्ट ब्राउन वाज अ वेरी, हम ये कह सकते हैं, स्मार्ट एंड हैंडसम साइंटिस्ट. अब अपनी स्क्रीन पे इनकी इमेज देख पा रहे होंगे विद अ बो टाई. तो ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे. मतलब ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की पढ़ाई करते हैं, प्लांट के बारे में जो डीप में पढ़ते हैं, उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं. सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1831 में जो सेल का अंदर का पार्ट है उसको डिस्कवर किया था और उसको नाम दिया था न्यूक्लियस. पर वो केवल उन्होंने प्लांट सेल में ही डिस्कवर किया था. अभी तक उन्हें ये नहीं मालूम था कि एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है या नहीं. तो उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और उसको उसका नाम भी दिया था. उसके बाद आते हैं जे.ई. पुरकिंजे. जे.ई. पुरकिंजे भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे सेल डिस्कवरी में साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो एक एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे, मतलब जो एनिमल के ऑर्गन्स के ऊपर स्टडी करते थे. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, जो सेल के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है. हम आगे आने वाले स्लाइड्स में प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी समझेंगे. तो उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म, एक फ्लूइडी टेक्सचर वाली चीज जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और उसका नाम बताया था. सो दिस इज जे.ई. पुरकिंजे विद अ बो टाई अगेन एंड अ वेरी स्मार्ट साइंटिस्ट. उनके बाद आते हैं अर्नेस्ट हैकल. अर्नेस्ट हैकल विद अ लॉट ऑफ बियर्ड ऑन हिज फेस. अर्नेस्ट हैकल थे एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की डिस्कवरी करी थी. इनका नाम है अर्नेस्ट हैकल. अब अपनी स्क्रीन पे इनकी इमेज देख पा रहे हैं. अर्नेस्ट हैकल इज अ वेरी स्मार्ट साइंटिस्ट विद अ लॉट ऑफ बियर्ड. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर ही सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है और उसका काम होता है उसे स्टोर करने का. 1866 में उन्होंने ये डिस्कवरी की थी. अब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है, जितनी भी चीजें, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करती हूँ, वो मेरी न्यूक्लियस में जाके स्टोर हो जाती है और उसी को हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहते हैं.
तो उन्होंने हेरिडिटी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर होती है, इसके बारे में सबको बताया था 1866 में। फिर आते हैं जैकब मैथियस शिल्डेन आते हैं। फिर उन्होंने क्या किया था, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, मतलब इन्होंने भी प्लांट के ऊपर स्टडी की थी, ये प्लांट की बेसिक स्टडी करते थे। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे। वहीं पे 1838 में इन्होंने ये कहा था कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। अभी इन्होंने केवल प्लांट की ही बात करी है, इन्होंने अभी एनिमल की कोई बात नहीं करी है। सो इनके बाद आते हैं हमारे बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट श्वान। इनको हम थियोडर श्वान के नाम से भी जानते हैं। ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, मतलब जर्मनी के एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी की थी। इन्होंने ये बोला कि 1839 में ये सारे एनिमल्स और प्लांट्स, सारे ही चीजें जो हैं लिविंग, वो सेल से मिलके बनी है। श्वान ने ये कहा कि दोनों चीज सेल से है, वहीं पे शेरडन ने ये कहा कि केवल प्लांट सेल से बने रहते हैं। अब आते हैं रुडोल्फ वर्शो। इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी आगे हम पढ़ेंगे। 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, ये बोल के कि सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं से बनते हैं। अपने आप कोई सेल नहीं बन जाता, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। सो वी टॉक अबाउट सेल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेल थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हम जो अपनी क्लास 9th के इस सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शिल्डेन एंड श्वान एंड मॉडिफाइड बाय आर वर्चो। ये शिल्डेन एंड श्वान के द्वारा दी गई थी और थोड़ी सी मॉडिफाई की थी आर वर्चो ने या रुडोल्फ वर्चो ने। जो दूसरी ध्यान देने की बात वो जो यहाँ पे है वो ये है कि जो वायरसेस थे वो इस थ्योरी के एक्सेप्शन थे। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के सीन में वायरसेस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। वहीं पे सबसे पहला पोस्टुलेट जो सेल थ्योरी का था वो था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे हम सेल से मिलके बने हुए हैं, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बने रहते हैं, जैसे कि रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया था। उसके बाद आते हैं कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इसीलिए हम उसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जिंदगी एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल सेल होते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चारों पोस्टुलेट्स दिए गए थे शिल्डेन एंड श्वान के द्वारा, वहीं पे रुडोल्फ वर्चो ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।